सम्मानित साथियों, सबसे पहले बहुजन समाज में शिक्षा की अलख को जगाने वाले महात्मा ज्योतिराव फूले, करोड़ों करोड़ों दबे कुचले हक वंचित मजदूर मजलूमों के मसीहा बहुजन के मुक्तिदाता, हम सबके भाग विधाता, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के पैरी, वंचितों की ढाल, ज्ञान की मिसाल, इतिहास के बाती किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, भारत को संविधान और गांधी जी को जीवन दान, भारत को संविधान और गांधी को जीवन दान देने वाले कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं अनुपम गौतम कोटि कोटि नमन करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इस बहरे गूंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने वाले इस बहरे गूंगे ललुआ समाज को नई दिशा चेतना देने वाले मानवर काशीराम साहब, इस सोती हुई कौम को जगाने वाले मानवर काशीराम साहब सहित बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। कोटि कोटि नमन करता हूँ, बहुत सम्मान, प्रणाम, आदर, कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथियों, इतिहास गवाह है, जब जब इस पृथ्वी पर एक मानव ने दूसरे मानव के प्रति जो जुल्म अन्याय अत्याचार किया, तो उस मानव का जो अन्याय अत्याचार करने वाले मानव का खात्मा करने के लिए प्रकृति ने किसी न किसी ऐसे महापुरुष को यहाँ पर भेजा, जिसने उस जो जुल्म अन्याय अत्याचार करने वाले मानव के खिलाफ आवाज़ उठाकर संघर्ष करके व्यवस्था परिवर्तन करके साथियों उस दबे कुचले हक वंचित मजदूर मजलूम को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। जब हमारे देश में, अभी नहीं कब, जब हमारे देश में छुआछूत, ऊंच नीच, ऐसी जाति पाति की प्रथा जब चरम पर थी, जब एक मानव को दूसरे मानव के समान नहीं समझा जाता था, एक मानव को जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जब एक समाज, क्योंकि उस समय दो समाज हुआ करते थे, या तो ऊंची जाति के लोग या नीची जाति के लोग, तो जो नीची जाति के लोग थे साथियों, उस समय उनको जमीन पर चलने तक का अधिकार नहीं था। जब ऐसी प्रथा थी हमारे देश में, साथियों, तब प्रकृति ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिया, और प्रकृति ने जब भेजा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को और कहा कि जो हक वंचित मजदूर मजलूम समाज है, जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है, जिसको तालाब का पानी पीने तक का अधिकार नहीं है, ऐसे समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम आपको करना है। साथियों, बाबा साहब जब छुआछूत चूँकि उस समय चरम पर थी, मानव को मानव नहीं समझा जाता था साथियों, तब जब बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 में पैदा हुए। बाबा साहब मऊ छावनी में, पिताजी सूबेदार मेजर थे। उस समय जब पैदा हुए साथियों, तो बाबा साहब को प्रकृति ने कहा कि तुमको जा कर के इस दबे कुचले हक मंदिर मजदूर मजलूमों की लड़ाई लड़ करके इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करना है। साथियों, उस समय जब बाबा साहब थोड़ा बड़ा होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, बाल्यावस्था थी, थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, मोहल्ले के बच्चे खेलते हैं, तो बाबा साहब के मन में जिज्ञासा होती है कि मैं भी इन बच्चों के साथ खेलूँगा। लेकिन साथियों, जब बाबा साहब खेलने जाते हैं तो जातीयता इतनी हावी थी कि उन बच्चों के साथ से भी उनको भगा दिया जाता है। साथियों, बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जाता है बाबा साहब को। जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो बाबा साहब का भी मन पढ़ने के लिए हुआ। तो साथियों, जब उनके पिताजी जो एक सूबेदार थे, उनको लेकर के जब स्कूल में जाते हैं, तो उनके शिक्षक भी कहते हैं, क्योंकि सूबेदार को भी शिक्षक कहते हैं, ये नीच जाति के अछूत जाति के व्यक्ति, तेरी इस स्कूल में हिम्मत कैसे हुई, इस स्कूल में घुसने की हिम्मत कैसे हुई। साथियों, उस समय ऐसी दशा थी कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को भी
साथियों जो एक नौकरी पेशा व्यक्ति था, उसको भी स्कूल में इस तरह से धुतकारा जाता है साथियों। जब किसी तरह किसी तरह अंग्रेज़ों के कहने पर विद्यालय में बाबा साहब का दाखिला भी हो जाता है, लेकिन साथियों उनके साथ वो जो अन्याय अत्याचार होता है साथियों, उस समय भी इस शर्त पर दाखिला दिया गया था कि इस बच्चे को कक्षा के बाहर, जहाँ पूरी कक्षा के जूते उतरते हैं, उनके पास बैठ कर के पढ़ना होगा। तो इस शर्त को लेकर करके आपका दाखिला लिया जाता है साथियों। लेकिन बाबा साहब को चूँकि संघर्ष करना था, समाज को मुख्यधारा से जोड़ना था, वंचितों की ढाल बनना था, तो साथियों बाबा साहब इस शर्त पर भी तैयार होकर के दाखिला दे दिया जाता है। और शर्त रखी गई कि स्कूल की किसी भी चीज़ को नहीं छुएगा। साथियों जब हम लोगों के छूने तक से आदमी तो छोड़ो, चीज़ें भी अछूत हो जाया करती थी साथियों। आदमी तो छोड़ो, मानव की तो बात ही छोड़ो, यदि किसी भी चीज़ को हम लोग हाथ भी लगा लेते थे तो वो चीज़ भी, वो वस्तु भी अछूत समझी जाती थी उस समय साथियों। ऐसी व्यवस्था थी। बाबा साहब को दिन दिन भर प्यासा रहना पड़ता था, पानी पानी मांगना पड़ता था, लेकिन उनको गला सूख जाता था, लेकिन उनको पानी देने वाला कोई नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो नीची जाति के थे, अछूत जाति से थे। वो उनको अन्य बच्चे अपने समान नहीं रखते थे साथियों। उस समय बाबा साहब ने जब दाखिला लिया, संघर्ष मय जीवन था, लेकिन उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। उनको कक्षा के बाहर जूतों के पास भी बैठना पड़ा, लेकिन अगले व्यक्ति ने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। साथियों बड़े होते हैं, जब उनके पास स्कूल की शिक्षा पूरी हो जाती है, पिताजी के पास आगे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, तो बड़ौदा रियासत के नरेश ने उनको छात्रवृत्ति देकर के विदेश भेजा। लेकिन वहाँ भी उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा साथियों। दिन दिन भर भूखे रह कर के लाइब्रेरी में अपना पूरा दिन व्यतीत कर देते थे, लेकिन संघर्ष करना नहीं छोड़ा साथियों। एक बार जब उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, बाबा साहब को बुलाया जाता है। बाबा साहब आते हैं बाबा साहब आते हैं और रोते हैं, लेकिन बिना उसके अंतिम संस्कार किए ही चलने लगते हैं। तो साथियों जो वहाँ गाँव वाले थे, नाते रिश्तेदार थे, वो भी कहते हैं, "अरे अम्बेडकर तुम कैसा बाप है?" कहते हैं, "अरे अम्बेडकर तुम कैसा बाप हैं? जिस बच्चे ने बाप बाप कह के दवा के अभाव में तड़प तड़प करके अपना शरीर छोड़ दिया, और तुम उस बच्चे को बिना अंतिम संस्कार किए जाता है।" साथियों फिर भी बाबा साहब संघर्ष करना नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद उनकी 1935 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी बाबा साहब नहीं छोड़ते हैं, संघर्ष करना नहीं छोड़ते हैं साथियों। ऐसे थे हमारे महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद जब वो बच्चे के अंतिम संस्कार के लिए दवा बनाते हैं, तो उन रोते हुए कहते हैं कि ये मेरे साथियों, जिस जगह मैं जा रहा हूँ, यदि उस जगह में समय पर नहीं पहुँचा, तो ना जाने कितने हमारे समाज के बच्चे इस दवा के अभाव में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो साथियों बाबा साहब जब भीमराव अम्बेडकर अपने बच्चे के बिना अंतिम संस्कार किए ही छोड़ करके चले जाते हैं, उनको गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना था, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर के उन्होंने अपने देश की बच्चों की या अपने समाज की दिशा को रखा, जिस पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें उनको अधिकार मिलते हैं, वो अधिकार लेकर के अपने यहाँ लाते हैं साथियों। लेकिन जब दबे कुचले हक वंचित मजदूर मजलूमों के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने अपने देश की दशा को रखा, और कहा कि यहाँ पर लोग जीवित तो हैं, लेकिन कैसे जीवित हैं ऐसा बता नहीं सकते साहब। लोग यहाँ पर खाते तो हैं, लेकिन क्या खाते हैं बता नहीं सकते। लोग यहाँ पानी तो पीते हैं, लेकिन कौन सा पानी पीते हैं साथियों, ये बता नहीं सकते। बाबा साहब ने कहा कि आप खुद वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि यहाँ का जो हक वंचित मजदूर मजलूम समाज है, किस तरह से पशु पक्षियों से भी बदतर ज़िंदगी जीने को मजबूर है। जिस तालाब का पानी कुत्ते, भेड़, बकरी, जानवर पी सकते थे, लेकिन उस तालाब का पानी तक इस वंचित समाज के लोगों को
मध्यमी कुशली मजदूर मजलूम समाज के लोगों को, जिनको नीच समझा जाता था, उस समाज के लोगों को, नीच समाज के लोगों को, अछूत समाज के लोगों को वो पानी पीने तक की मनाही थी साथियों। वो पानी पीने तक नहीं, पानी पीना दूर, उस तालाब में हाथ भी नहीं अपना लगा सकते थे। ऐसी स्थिति थी यहाँ पर। ऐसी स्थिति को झेला है हमारे पूर्वजों ने साथियों। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन से जा कर के प्रमुख 4 मांगों को रखते हैं और 4 मांगें अंग्रेज मान लेते हैं। उसमें पहली क्या थी? पहली थी वयस मताधिकार। मतलब जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु, स्त्री पुरुष बालक बालिका जो भी 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लेगा, वो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। लेकिन पहले नहीं था ऐसा। पहले क्या था? पहले वो था जमींदारी प्रथा थी। जो जमींदार थे, लंबरदार थे, वही वोट दे सकते थे, या फिर जिनके खाते में 1 लाख से अधिक पैसे वो दे सकते थे। तो बाबा साहब जानते थे कि जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, उनके पास बैंक में 1 लाख रुपए कहाँ से आएगा। तो बाबा साहब ने कहा था कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा, वो मताधिकार करने का अधिकारी होगा। वो अपनी स्वेच्छा से राजा बनाने का अधिकारी होगा कि मैं किसको राजा बनाऊंगा और कौन सा व्यक्ति ये राजा बन सकता है। ये बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन से लेकर के आए थे। दूसरा क्या था साथियों? दूसरा था 2 वोट का अधिकार। 2 वोट का अधिकार ये था कि हम एक तो वोट अपने व्यक्ति को देंगे और दूसरा वोट मैं अपनी स्वेच्छा से दूंगा। ठीक है, यदि मेरा व्यक्ति 2 वोट भी पा लेता है, एक बार में 2 व्यक्ति 2 वोट पा लेता है, तो वो उसकी काउंटिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे समाज का व्यक्ति आगे भविष्य में हुक्मरान बनेगा इस देश का। ये 2 मताधिकार का लाया था। इसका पृथक निर्वाचन ये था कि हम अपना जो हमारा समाज रहेगा, वो हम अपना अलग निर्वाचन क्षेत्र रखेंगे और हमारा शासक अलग होगा। लेकिन गांधी को ये मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि गांधी को मंजूर हो जाता तो गांधी जानते थे यदि इनको पृथक निर्वाचन दे दिया तो जो आर तो बाहर से आए हुए थे, तो इनको देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए गांधी ने पृथक निर्वाचन का समर्थन नहीं किया। साथियों, इसके बाद उन्होंने समुचित पर्याप्त मात्रा में मौलिक अधिकारों की बात की थी। पर्याप्त मात्रा में मौलिक अधिकार, एक तो ये था कि शिक्षा का अधिकार सबको मिलेगा, दवा का अधिकार रहेगा, खाने का अधिकार रहेगा। ये मौलिक अधिकार है जो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर दवा के अभाव में नहीं मरेगा। हर व्यक्ति को शिक्षा होगी, हर व्यक्ति को काम होगा, काम धंधा मिलेगा और हर व्यक्ति को खाने का अधिकार होगा। यदि उसके पास खाने की कोई मजबूरी है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी रहेगी कि उस व्यक्ति तक भोजन, पानी, जो भी खाने की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहुंचाई जाए। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर, कोई भी बच्चा, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान, नौजवान हो, माँ बहन, कोई भी हो, कोई भी मतलब यहाँ पर महिला, पुरुष, बच्चे, कोई भी दवा के अभाव में नहीं मरना चाहिए। इस वजह से ये अधिकार मौलिक अधिकार हैं और ये बाबा साहब ने जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वहाँ से लाए थे। साथ ही यही चीज़ जो अधिकार बाबा साहब बड़ी मेहनत से बड़ा संघर्ष करने के बाद गोलमेज सम्मेलन से लाए थे, वो एक भी अधिकार इस महात्मा गांधी को मंजूर नहीं हुए। साथियों, उन्होंने लगा कि अब यहाँ से समय आ गया है कि अंग्रेज़ों के साथ साथ यहाँ के जो बाहर से आए हुए थे, जो मनुस्मृति के उपासक थे, जो बाहर से आए हुए थे, मनुवादी थे, उनको इस देश को छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी ने 1932 में सन 1932 में पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया और बोल दिया, हे अम्बेडकर, जो अधिकार तुम गोलमेज सम्मेलन से लाए हो, उनको आप कदापि यहाँ पर भूल जाइए। साथियों, बाबा साहब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिन अधिकारों के लिए मैंने इतना संघर्ष किया, कड़ी मेहनत की, और जिनको मैं यहाँ से नहीं गोलमेज सम्मेलन से लाया हूँ, वो अपने समाज के लिए मैं नहीं भूल सकता हूँ। क्यों ना ही मुझे मार दिया जाए गोली से या फिर सूली पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन मैं अपने समाज के लिए जो वो लाया हूँ अधिकार, वो कदापि नहीं भूल सकता हूँ। लेकिन साथियों,
गांधी जी के इशारे पर, जब गांधी जी आमरण अनशन कर रहे थे पूना की अरबदा जेल में, तो उनके इशारे पर हमारे दलित समाज के, वंचित समाज के घरों को उजाड़ा गया, बस्तियां जलाई गईं, बच्चों को जिंदा जलाया गया साथियों, माँ बहनों के साथ बलात्कार किया गया। ऐसी स्थिति जब बन गई तो बाबा साहब ने कहा, लेकिन फिर भी बाबा साहब रुकने को तैयार नहीं हुए। वो जानते थे कि आज मैं झुक गया तो जिंदगी भर हमारा समाज जहाँ था, हो सकता है आगे उससे भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हो जाए। तो लोग कहेंगे कि देखिए बाबा साहब वहाँ से लाने के बाद यहाँ वहाँ से अधिकार लाए, यहाँ छोड़ दिए। बाबा साहब जब रुकने को तैयार नहीं हुए तो गांधी जी की पत्नी जब बाबा साहब के साथ पास जाती है और उनके पैरों पर गिड़गिड़ाने लगती है, वो कहती है कि हमें हमारे पति को बचा लो। साथियों, बाबा साहब और जब उनके गांधी जी के बीच में 24 सितंबर 1932 को एक समझौता होता है। 24 सितंबर 1932 को एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट बोला जाता है। तो पूना पैक्ट के माध्यम से साथियों, पूना पैक्ट के माध्यम से समझौता होता है। तो बाबा साहब ने रोते हुए कहा था कि ये मेरे बच्चों, ये बहुजन समाज के बच्चों, ये पूना पैक्ट जो कर रहा हूँ, जो मैंने किया है, ये मेरी मजबूरी थी, ये मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे ये पूना पैक्ट करना पड़ा। साथियों, जब बाबा साहब ने कहा कि पूना पैक्ट मुझे मजबूरी में करना पड़ा, लेकिन समय रहते इस गलती को संभाल लेना तो देश के हुक्मरान बनोगे, देश के हाकिम बनोगे, देश के राजा बन जाओगे। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। साथियों, इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, मौलिक अधिकार दिए। आज उसी संविधान की देन है कि हम लोग एक दूसरे जो डीएम से लेकर सीएम, पीएम, ये सब संविधान की वजह से बने हैं। साथियों, जब हमें मताधिकार को मिला, बाबा साहब ने कहा था कि मैं आपको ये मताधिकार का दे रहा हूँ, ये मौका मैं दे रहा हूँ, ये एक ऐसा हथियार मैं दे करके आपको दे करके जा रहा हूँ, जिस हथियार की वजह से आप यदि इसका सही उपयोग किया तो आप अपने सामने वाले का गला काट दोगे, यदि इसका आपने गलत उपयोग किया तो आप अपने परिवार का, सबका गला काट लोगे। साथियों, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मताधिकार का प्रयोग देते हुए कहा था। साथियों, आज हालांकि हमारे लोग कुछ चंद लोग इस तरह का वो करके, बिक करके उसका गलत भी फायदा उठाने लगे। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिला कोड बिल लिख करके महिलाओं को आर्थिक मुक्ति दी। पहले महिलाओं को अपने शरीर ढकने तक का अधिकार नहीं था, अपने शरीर का, अपना सीना ढकने तक का अधिकार नहीं था। साथियों, धन्य है वो नगेली बहन केरला की, जिन्होंने अपना सीधा पक्ष काट करके एक राजा को भेंट कर दिया था और कह दिया था, ले तुम आज से इसके साथ खूब खेलना। साथियों, नंगीली बहन ने अपना पक्ष काट करके जब राजा को दिया तो उस समय से राजा ने कहा कि इस पर टैक्स नहीं लगाया जाए और हर महिला को अपना सीना ढकने का अधिकार मिला। साथियों, ये उस समय की घटना है जब हमारे साथ कैसे कैसे जोर जोर अन्याय अत्याचार हुआ करते थे। साथियों, बाबा साहब ने अपने जीवन की आखिरी मीटिंग 18 मार्च 1956 को आगरा के मैदान में की थी। 18 मार्च 1956 को आगरा के मैदान में की थी और आगरा के मैदान में उन्होंने कहा था कि ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, जिस कारवां को मैं बड़ी मुश्किल से, मेहनत के संघर्ष से यहाँ तक लेकर आया हूँ, जिस कारवां को बड़ी मेहनत से संघर्ष करने के बाद मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ, इस कारवां को यदि आप आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे ही मत लौटने देना। ये कहा था कि इस कारवां को यदि आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो पीछे ही मत लौटने देना, यहीं थमा देना। उन्होंने कहा था, ओ बहुजन मेरे मरने के बाद बस इतना फर्ज निभा लेना, जिस कारवां को लाया यहाँ तक पीछे नहीं मुड़ा देना। ओ बहुजन मेरे मरने के बाद इतना फर्ज निभा देना, जिस कारवां को मैं लाया यहाँ तक पीछे नहीं मुड़ा देना। इसके बाद उन्होंने आगे कहा, झेल मुसीबत बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया हूँ,
झेल मुसीबत बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया हूँ, बढ़ा सको तो आगे बढ़ाना, वरना यहीं थमा देना। ओ बहुजन मेरे मरने के बाद बस इतना फ़र्ज़ निभा लेना। तो बाबा साहब ने कहा कि ये बहुजन समाज के लोगों, मेरे मरने के बाद बस इतना सा फ़र्ज़ निभा देना कि जिस कार्यों को संघर्ष करने के बाद, जिस मिशन को, मूवमेंट को, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को मैं यहाँ तक लेकर के आया हूँ, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को यदि आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो पीछे ही मत लौटने देना, यहीं पर थमा देना। फिर कोई माई का लाल पैदा होगा जो इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। साथियों, लंबा अरसा बीता, लंबा समय बीता, इस दबे कुचले हक वंचित मजदूर मजलूम ललुआ समाज की कोई भी दशा को सुनने वाला नहीं था। कोई नहीं था साथियों समाज की सुध लेने वाला। काफ़ी लंबे समय संघर्ष हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जाने के बाद मानवर काशीराम साहब बड़े लंबे अरसे बाद आए और उन्होंने इस दबे कुचले हक मजदूर मजलूम समाज को हुक्मरान बनाने की जिद ठानी। उन्होंने कहा कि यदि आप सत्ता एक ऐसी मास्टर चाबी होती है आपके पास में जिससे सभी दरवाजे खुल जाते हैं, यदि आपकी सत्ता होगी तो आपका प्रतिनिधित्व होगा साथियों, आपका प्रतिनिधित्व होगा और सत्ता होगी तो नौकरी भी होगी आपके साथ। क्यों कि जब उत्तर प्रदेश में हमारी सत्ता नहीं हुआ करती थी साथियों, तो हमारे समाज की नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं होती थी। और मानव काशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या हमारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के अनुसार अनुपात में हमें काम करना है साथियों। जब मानव काशीराम साहब अपना मूवमेंट चला रहे थे, मानव काशीराम साहब साथियों ऐसे वैसे नहीं थे। मानव काशीराम साहब एक पढ़े लिखे बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे और वह अनुसंधान केंद्र में एज ए साइंटिस्ट वैज्ञानिक के रूप में नौकरी भी कर रहे थे साथियों। उस समय की बात है, घटना है जब दीना बहाना 14 अप्रैल की छुट्टी को लेकर के जाता है और उसकी छुट्टी नष्ट कर दी जाती है, तो साथियों का मानव काशीराम साहब के सामने जाता है और सोचता है कि ये मेरे समाज का व्यक्ति ये क्या आया है। चूँकि हाँ ये था कि मानव काशीराम उस समय जातिवादी व्यवस्था की उसमें जानते नहीं थे कि जातिवादी व्यवस्था होती भी क्या है, क्योंकि वह पंजाबी थे, पंजाब से आए हुए थे। जब वो नहीं जानते थे तो दीना भाना नाम के व्यक्ति ने, एक छोटे से कर्मचारी ने जब देखा कि ये व्यक्ति मेरी बात सुन सकता है तो पहले गए वहाँ पर और समझाया। तो उन्होंने कहा कौन अम्बेडकर, कौन कैसा अम्बेडकर, कौन से अम्बेडकर जयंती। तो दीना भाना ने एक छोटी सी किताब दी उनको, कहा कि साहब इसको पढ़ लेना, आप समझ जाएंगे अम्बेडकर साहब कौन थे। तो उसमें उन्होंने रेलवे और कास्ट की एक किताब दी, उन्होंने देखा, पढ़ा और उस किताब को एक बार नहीं 7-8 बार पढ़ा तो उनके दिमाग में आ गया कि हाँ ये दबा कुचला हक मजदूर मजलूम समाज कौन था। और आज बाबा साहब की देन थी कि जो यहाँ पर मैं एक अच्छे पद पर नौकरी कर रहा हूँ साथियों। तो मानव काशीराम साहब उस छुट्टी की अर्जी को लेकर के ऊपर जाते हैं, लेकिन वहाँ भी अर्जी ठुकरा दी जाती है। तो मानव काशीराम लंबे चौड़े जवान थे तो कायदे से उसको अधिकारी को भी ठोक करके बाहर निकल आते हैं। मारपीट करने के बाद बाहर निकलते हैं और अपना इस्तीफा दे देते हैं। कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जीत जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जीता हूँ, ये संविधान की बदौलत है कि आज बाबा साहब की छुट्टी को पुनः बहाल किया गया। तो साथियों ये व्यवस्थाएं जो बाबा साहब जाने के बाद मानव काशीराम साहब हमारे बीच में आई और उन्होंने बहुत ही क्योंकि ये आंदोलन सभी चल रहे थे, जो भी व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन चल रहे थे सब महाराष्ट्र में चल रहे थे, उत्तर प्रदेश से इसका कोई लेना देना नहीं था, पूरे देश से इसका कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि जो भी संत गुरु महापुरुष हुए उन्होंने अपनी जो लड़ाई लड़ी है वो सबसे ज़्यादा 108 साल, ये बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है। 108 साल तक साथियों रिवोल्ट ऑफ कल्चर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई महाराष्ट्र में चली। 108 साल तक ये महाराष्ट्र में चली, लेकिन महाराष्ट्र में जब आंदोलन सफल नहीं हुआ तब मानव काशीराम साहब बाबा साहब को लेकर के, बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर के उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश में उन्होंने वो अलग जगाई। यहाँ 4 बार उन्होंने अपनी सत्ता भी हथियाई। साथियों 108 साल तक कैसे महाराष्ट्र में चली व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई वो मैं बता रहा हूँ। 108 साल तक सबसे पहले 1848 से शुरू हुई महात्मा ज्योतिराव फुले के नेतृत्व में
जब जो 1848 से शुरू हुई थी, महात्मा ज्योतिराव फूले 1891 में परिनिर्वाण को प्राप्त हुई। साथियों, महात्मा ज्योतिराव फूले ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए। उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं में, बहन बेटियों में शिक्षा की अलग को जगा करके साथियों एक नई ज्योति, नई क्रांति दी। पहले हमारे समाज की महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। अरे महिलाओं की छोड़ी, जब बच्चों को, पुरुषों को अधिकार नहीं था तो महिलाओं की दिशा कैसी थी। लेकिन माँ सावित्रीबाई फूले, जिनको ज्योतिबा फूले ने पढ़ाया, पहले उनको पढ़ाया, शिक्षित किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर से शिक्षा की ज्योति जलाता हूँ। तो पहले उन्होंने अपनी पत्नी को भी शिक्षित किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि गांव-गांव जा कर के एक महिलाओं को समूह बना करके शिक्षा देने का काम करा। तो क्या हुआ कि जब जाती थी माता सावित्रीबाई फूले शिक्षा के लिए देने के लिए जाती थी, तो उन पर गांव के ही लोग, उसी समाज के ही लोग चंडाल कह करके, डायन कह करके उस पर गोबर फेंकती थी। और यहाँ तक कि यहाँ के मनुवादियों ने उनके घर पर जाकर के महात्मा ज्योतिराव के पिता से कहा कि आपका बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, जिससे यदि ये शिक्षा देना शुरू कर देगा तो यहाँ पर अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगी, तबाही होगी और ऐसी ऐसी आपदाएं आएंगी जिससे हम नहीं, पूरा देश प्रभावित होगा। इसलिए अपने बच्चे को मना कर दीजिए कि शिक्षा नहीं दें। लेकिन ज्योतिबा फूले झुकने वाले नहीं थे साथियों। उन्होंने कहा नहीं, हम शिक्षित करेंगे, समाज को शिक्षित करेंगे, महिलाओं को शिक्षित करेंगे, माँ बहनों को शिक्षित करेंगे साथियों। इसके बाद उन्होंने उनकी सहेली थी, किनकी, माता सावित्रीबाई फूले की सहेली थी फातिमा शेख। उन्होंने उनके साथ मिलकर के एक स्कूल खोला। जब वो स्कूल के लिए निकलते थे तो घर से निकलते थे साथियों, दो जोड़ी कपड़े लेकर निकलती थी। क्योंकि जब निकलती थी तो रास्ते में उन पर कीचड़ भी फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था, गंदगी फेंकी जाती थी, मैला भी फेंका जाता था, लेकिन फिर भी वो नहीं डिगी। वहाँ जाकर के अपने कपड़े को बदलती थी। बदलने के बाद उनको बच्चियों को पढ़ाने का, महिलाओं को पढ़ाने का काम करते थे साथियों। ऐसी माता सावित्रीबाई फूले, इनको मैं नमन करता हूँ साथियों। ऐसी शेरनी दिल महिला थी साथियों। लेकिन उस समाज को भी मतलब मंजूर नहीं था, क्योंकि हमें शिक्षा के से इतना दूरी कर दिया गया था कि आप शिक्षित होंगे तो ऐसी विडम्बनाएँ आएंगी, आपदाएँ आएंगी। तो इसलिए हमारे समाज के ही लोगों को शिक्षा लेने का हमारे समाज के ही लोग शिक्षा लेने से मना कर देते थे। ये ऐसी समस्या थी। 1891 में जब महात्मा ज्योतिराव फूले परिनिर्वाण को प्राप्त हुए तो ये आंदोलन रुका नहीं महाराष्ट्र में। 1891 से लेकर 1922 तक छत्रपति साहू जी महाराज के नेतृत्व में चला। और छत्रपति साहू जी महाराज के नेतृत्व में चला। छत्रपति साहू जी महाराज ने सम्मानित साथियों आरक्षण की व्यवस्था की थी। और राजा थे, उन्होंने कहा था कि हमारे राज्य में दबे कुचले हक मजदूर मजलूमों के लिए भी एक आरक्षण के तहत उनको नौकरी दिया जाए। ये आरक्षण की जो देन है ये साथियों छत्रपति साहू जी महाराज की देन है। उन्होंने कहा कि ये इस व्यवस्था के अनुसार समाज में जो भी दबा कुचला हक मजदूर हैं वो भी भले ही मतलब 4th क्लास की नौकरी करे, भले ही चपरासी की नौकरी करे, लेकिन उनको अधिकार तो हो जाएगा कि वो भी मतलब जो जहाँ 50 अन्य लोग बैठे हैं तो वहाँ 1-2 व्यक्ति इस समाज के भी होंगे तो उनको भी लगेगा कि मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, मैं भी इस जगह जाता हूँ साथी। और फिर उनका भी विरोध किया लोगों ने, उनका विरोध किया, महात्मा ज्योतिराव फूले का विरोध किया। इसके बाद इनका छत्रपति साहू जी महाराज का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अछूतों को भी मतलब हमारे सामने नौकरी देने का अधिकार आपने दे दिया, आरक्षण दे दिया कि इसमें 2% या 1% या 0.5% व्यक्ति इसके भी होंगे, इस कास्ट के भी होंगे। तो साथियों उनका भी विरोध किया गया, लेकिन वो भी नहीं डरे। उन्होंने उनकी जब अंग्रेज़ों से कहा कि पूरे देश में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है आरक्षण की व्यवस्था, लेकिन इन्होंने आरक्षण की अपनी व्यवस्था कर दी कि इसमें इस जाति के लोगों के 1 या 2 पद तो अनिवार्य होंगे, ऐसा कहा अंग्रेज़ों से।
तो जिससे कि उन्होंने कहा कि हमें मतलब नीच नीच जाति के लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है। साथियों, अंग्रेज़ों ने दबाव बनाया कि इस व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि यहाँ पर ये दबे कुचले हकवंचित लोगों का जो हिस्सा है वो ये मनोबल खा रहे हैं। जो दबे कुचले का हिस्सा है वो ये लोग खा रहे हैं, इसलिए ये लोग इस व्यवस्था से परेशान हो गए हैं, आरक्षण की व्यवस्था से परेशान हो गए हैं। साथ ही उन्होंने एक दिन अंग्रेज़ों से कहा कि आप आइए, मैं प्रूव कर दूंगा कि ये लोग किस तरीके से इस वंचित समाज के लोगों के हिस्से को खा रहे हैं, और उनका मैं सिद्ध कर दूंगा कि किस तरीके से खा रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने साथियों समय रखा कि हाँ ठीक है, आप सिद्ध कर दीजिए। साथियों, तो उन्होंने क्या किया, जब छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने जो अस्तबल में घोड़े होते हैं, घोड़ों के सामने एक चबूतरे पर चने रखवा दिए और उन्होंने कहा कि घोड़ों को एक साथ छोड़ दिया जाए। तो जो नौकर थे वहाँ के, उन्होंने घोड़ों को छोड़ दिया। तो साथ ही जो मोटे ताजे लंबे चौड़े घोड़े थे वो सबसे पहले जाकर के चने को खाने लगे। चने को, क्यों? वो मोटे ताजे थे, हष्ट-पुष्ट थे। जो उनसे कमज़ोर थे वो एक आध मौका मिल जाता था, खा लेते थे। जो सबसे कमज़ोर थे उनको कोई मौका नहीं मिला साथियों खाने का। उन्होंने लातें भी खाएं, जूते भी खाए, घुसे भी, लेकिन उनको एक भी चना खाने का मौका नहीं मिला। तब उन्होंने कहा, अंग्रेज़ों से कहा कि देख रहे हो, इसमें जो मोटे ताजे घोड़े हैं, जो हष्ट-पुष्ट घोड़े हैं, जो लंबे चौड़े घोड़े हैं, वो इन दबे कुछ मतलब पतले जो घोड़े थे, दुबले पतले घोड़े थे, उन घोड़ों के हिस्से को आराम से खा रहे थे, और वो बेचारे लात खाने के बाद भी, अंदर घुसने के बाद भी अपना हिस्सा नहीं ले पा रहे थे साथियों। इसके बाद उन्होंने क्या किया, आदेश दिया नौकरों को, जाइए और इन सभी को अपनी जगह बांध दीजिए जाके। साथियों, जब उन घोड़ों को, गधों को बांधा गया और उनसे कह दिया कि सबको 2-2 किलो चने दे दिए जाएं, सबको तौल करके 2-2 किलो चने सबको दे दिए जाएं, सबका हिस्सा सब में बांट दिया जाए। साथियों, जब उनका हिस्सा दे दिया गया, 2-2 किलो चने सभी के सामने डाल दिए गए, सभी घोड़े गधे के सामने डाल दिए गए, तो जो मोटा तगड़ा घोड़ा था वो भी खा रहा था अपना, और जो दबा कुचला भी खाता साथी वो भी खा रहा था। तब उन्होंने कहा कि देखिए, यदि इन दबे कुचले हक वंचित मजलूमों को भी यदि बराबरी का हिस्सा दे दिया जाए, इनकी बराबरी का हिस्सा भी इनको दे दिया जाए, तो साथियों सभी लोग बराबरी से आराम से रहेंगे, ना कोई किसी का हिस्सा खाएगा, ना किसी का कोई मारेगा, क्योंकि हिस्सा खाने के लिए एक दूसरे को मारने पर तक मजबूर हो जाते हैं साथी लोग। तो इस वजह से उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की, और वही आरक्षण की व्यवस्था साथियों बाबा साहब ने उनको ब्याज सहित चुका दी। साथियों, जब 1922 को छत्रपति साहू जी महाराज परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, तो ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई रुकी नहीं। इस लड़ाई को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1922 से लेकर 6 दिसंबर 1956 तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र में लड़ी गई। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तमाम तरह के परिवर्तन समाज के लिए किए, समाज के लिए उस संघर्ष को किया, उस संघर्ष को झेला। उस समय की व्यवस्था के अनुसार साथियों बहुत कुछ झेलना मजबूर था। बाबा साहब ने छुआछूत को झेला, जात पात को देखा, ऊंच नीच को झेला, यहाँ तक कि जब देश में पहले असेंबली के चुनाव हुए थे, तो बाबा साहब के खिलाफ उनके निजी सचिव कजरोलकर को ही उतार दिया गया था। ये अन्य पार्टियों की देन थी, गांधी नेहरू की देन थी कि किसी भी सूरत में अम्बेडकर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनने दिया जाए, ये उनकी सोच थी। साथियों, आज भी हम लोग मानसिक गुलामी के शिकार हैं। आज देश तो आज़ाद है, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हैं, हम लोग मानसिक गुलामी के शिकार हैं। हमारे समाज में मानसिक गुलामी इतनी हावी हो गई है
कि आज हम लोग मंदिर मस्जिद की तरफ बढ़े हुए हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि मंदिर जाने वाली भीड़ जिस दिन विद्यालय की तरफ मुड़ जाएगी, जिस दिन विद्यालय की तरफ मुड़ जाएगी सम्मानित साथियों, उस दिन देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं बता रहा हूँ, अब स्थिति बदली। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे देश के। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे देश के। पूछती हैं झोपड़ियाँ और पूछते हैं खेत भी, आखिर कब तक जुल्म सहेंगे लोग मेरे देश के। सम्मानित साथियों, आज भी जुल्म अन्याय अत्याचार इतना हावी है कि आए दिन लोगों को सुनने को मिलता है क्या कि दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार कर मारा गया। ये सुनने को मिलता है आज, कब? जब देश में संविधान लागू है। इसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं देखने को सुनने को मिल जाती हैं, आए दिन सुनने को मिल जाती हैं। ये आज उस देश में जहाँ संविधान लागू है, हम लोगों को मौलिक अधिकार दिए, समानता का अधिकार दिया, जो लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ आज भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं, फिर भी आए दिन उन लोगों के लिए खबरें छपती रहती हैं क्या दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारकर मारा गया। साथियों, आज बाबा साहब ने जो हमें समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बात की थी। साथियों, आज सुबह सुबह आपका बच्चा स्कूल जाता है, कहता है मम्मी बाय बाय, पापा बाय बाय। ये किसकी बदौलत जाता है साथियों? ये उस व्यक्ति की देन है जिसने अपने 4 बच्चों को खोया था। आज आपका बच्चा घर से टिफ़िन लेकर के जाता है, पानी की बोतल लेकर के जाता है, आराम से स्कूल में खा के पानी पीता है। साथियों, ये किसकी देन है? ये उस व्यक्ति की देन है कि जिसे दिन दिन भर भूखा रहना पड़ता था और दिन दिन भर साथी प्यासा रहना पड़ता था। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। आज आपका बच्चा आपने देखा होगा, आज आपका बच्चा आपने देखा होगा सभी विद्यार्थियों के, सभी मतलब जाति के बच्चों के साथ बराबर सीट पर बैठ करके पढ़ता है, एक कमरे के अंदर पढ़ाई करता है। साथियों, ये किसकी देन है? ये उस व्यक्ति की देन है जिस व्यक्ति को साथियों कक्षा के बाहर जूतों के पास बैठाया जा करता था साथियों। लेकिन उस व्यक्ति ने कसम खाई थी, उस व्यक्ति ने कसम खाई थी कि आज मुझे इस कक्षा के बाहर जूतों के पास बैठाला जाता है। साथियों, भविष्य में अपने समाज के बच्चों को, इसने वंचित समाज के बच्चों को, दबे कुचले हैं हकबंद मजदूरों के बच्चों को मैं कक्षा के बाद जूतों के पास नहीं बैठने दूंगा। ये उस व्यक्ति की देन। जब वो व्यक्ति विदेश पढ़ने गया साथियों, एक और बात सबसे बड़ी बात है कि उस समय बाबा साहब ही विश्व में एक ऐसे व्यक्ति थे जो इंग्लैंड के साथ साथ अमेरिका भी पढ़े थे, जो इंग्लैंड के साथ साथ अमेरिका भी पढ़े थे। साथियों, आज अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी है साथियों, उसमें 250 सालों के इतिहास में जब सर्वे हुआ कि इस विश्वविद्यालय का या विश्व का सबसे महान व्यक्ति छात्र को ढूंढा जाए, तो साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विश्व के महान व्यक्तियों का, महान छात्र का खिताब मिला। और उस यूनिवर्सिटी के गेट पर उनकी एक फोटो लिखी है, उसमें लिखा हुआ है द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। ज्ञान का प्रतीक किस देश में? उस देश का व्यक्ति साथियों ज्ञान का प्रतीक जिस देश में यहाँ के बच्चों को स्कूल की शिक्षा लेने तक की मनाही थी, जिस देश में उनको पानी पीने तक की मनाही थी साथियों, जिस देश में उनको खाना खाने तक की मनाही थी, उस देश के व्यक्ति को क्या लिखा जाता है? द सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। कहाँ पर? उस अमेरिका में। एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब की आज प्रतिमा तक को भी यदि कोई हाथ लगाता है तो वो प्रतिमा की छोड़ो, यदि गांधी की प्रतिमा को कोई हाथ लगाता है, तोड़ भी जाता है, तो कोई कहने वाला नहीं होता है कि इस प्रतिमा तो होगा टूट गई, पता नहीं क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा आज भी इतनी खतरनाक प्रतिमा है, बाबा साहब की फोटो इतनी आज भी खतरनाक है साथियों। यदि कोई उंगली भी टच कर देता है तो उस समय यदि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी उत्तर प्रदेश में जाती है तो दंगा कहाँ? महाराष्ट्र में पैदा होता है। यदि महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में प्रतिमा तोड़ी जाती है तो साथियों पूरे देश में दंगा पैदा हो जाता है। उत्तर प्रदेश की क्या बात करें, पूरे देश में दंगा हो जाता है साथियों। वैसे ऐसी शख्सियत हैं बाबा साहब। आज बाबा साहब को पूरे विश्व मानता है द सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से। और आज यहाँ पर उस देश में, जिस देश में शिक्षा की तो बात छोड़ो, यदि उन शूद्रों के कान में संस्कृत का एक श्लोक भी चला जाता था साथियों, तो उस ये था कि उनके कान को पिघला करके शीशा डाल दिया था। उस देश की बात कर रहा हूँ जहाँ पर सम्मुख ऋषि शिक्षा देने के जब रामराज की बात चल रही है, तो रामराज में सम्मुख ऋषि जब शूद्रों को शिक्षा दे रहे थे साथियों, तो उनका गला काट दिया गया था और बता दिया गया था कि ये शूद्रों को शिक्षा देने की वजह से भयंकर आपदाएं आ रही हैं, अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है। ऐसे ऐसे वक्तव्य दे करके हमारे समाज को डिमोरलाइज करने का काम किया गया था साथियों उस समय। आज आपने देखा कि बाबा साहब ने आप अपने 4-4 बच्चे खोए थे, किस लिए? कि आज आपका बच्चा दवा के अभाव में नहीं मरे। बाबा साहब के बच्चे दवा के अभाव मरे, पानी के अभाव मरे। बाबा साहब ज़िंदगी में सोए नहीं थे। आज हम लोग सो रहे हैं बड़ी ज़िंदगी में, बढ़िया बेड पर सोते हैं, लेकिन बाबा साहब ज़िंदगी में कभी अपने सो नहीं पाए साथियों। कभी उन्होंने मकान नहीं बनाया। आज उनकी देन है कि हमारे अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं। जी, जो ऊंची ऊंची स्थान वाले हैं, जिनकी ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं, ये जो ऊंची ऊंची शान वाले हैं, यही अम्बेडकर फूले की पहचान वाले हैं साथियों। आज वही लोग जो बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के कारनामा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं साथियों। आज जिस तरीके से इस बहुजन समाज में और भी महापुरुष हुए, जो संत गुरु महापुरुष हुए, उनके बारे में बताना चाहूँगा। सामधानी सम्राट हर्षण इसी समाज से आता था। वीरांगना रानी दुर्गावती इसी समाज से आती थी। तिलक मांझी इसी समाज से आती थी। वीरांगना चिन्नम्मा इसी समाज से आती थी। फातिमा शेख ये बहुजन आंदोलन के लिए उन्होंने बहुत काम किया। बीपी मंडल इन्होंने बीपी मंडल सबसे बात आती है बीपी मंडल कौन थे, और मंडल की बात आती है तो जोगेंद्रनाथ मंडल भी हुए, जिन्होंने अपनी लोकसभा को छोड़ करके बाबा साहब को प्रतिनिधित्व देने के लिए अपनी छोड़े थे। ये उत्तर प्रदेश की धरती प्राचीन काल से अनेक महापुरुषों की धरती, संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीरांगनाओं की जन्मभूमि रही है। सभी ने अपने अपने समय में समाज तथा देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। ऐसे एक महापुरुष थे बिंदुश्री प्रसाद मंडल। बिंदुश्री प्रसाद मंडल ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए, इनको बीपी मंडल के नाम से जाना जाता था, इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए किया था। साथ ही भारतीय संसद में ऐसे सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री एवं अन्य पिछड़ा ओबीसी और मंडल आयोग के अध्यक्ष हुए। लोकसभा के मेंबर भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, सांसद रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और जो मंडल आयोग बना था बीपी मंडल, इन्हीं की अध्यक्षता में बना हुआ था। मंडल आयोग का मुख्य कार्य था, ये इनका जन्म 1918 में बनारस में हुआ था साथियों। उन्नीस सौ 77 में लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन चुनाव में अच्छा
लेकिन वहाँ 2 साल बाद चुनाव हुए मधेपुरा सीट पर, 2 साल चुनाव हुए 2 साल बाद, और 1979 में ये सीट को जीत करके इसके बाद ये देश के स्वास्थ्य मंत्री बने। इन्होंने बहुत स्वास्थ्य के लिए इस चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा इन्हों का। 1 फरवरी 1998 को मंडल साहब राम मनोहर लोहिया और इंदिरा गांधी के खिलाफ के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री बनी। दुर्भाग्य से कुछ समय बाद ये बरौनी रिफाइनरी तेल का रिसाव गंगा में होने के कारण जगह जगह आग लग गई। जहानाबाद, मधेपुरा, हाजीपुर में सामुदायिक दंगे हुए, रूप धारण कर लिया, स्थिति नियंत्रण में से बाहर हो गई। तब एक बनवानानंद झा नाम के व्यक्ति ने कहा था, बनवानानंद झा नाम के व्यक्ति ने कहा था क्या कि जब शूद्र समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा तो ऐसे ही होगा, आग लगेगी। एक मुख्यमंत्री के लिए कहा था कि जब शूद्र समाज का व्यक्ति ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा तो आग लगेगी। साथियों, किसने कहा? बनवानानंद झा ने कहा था। और चूंकि ये यादव जाति से थे तो ग्वाला शब्द का भी यूज करके कहा कि ये ऐसा होगा। साथियों, विपक्षी दलों द्वारा सामुदायिक दंगे करा करके राजनीतिक रूप से प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण बीपी मंडल साहब को 30 दिन बाद अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 1977 जयप्रकाश नारायण के समाजवादी आंदोलन के कारण इंदिरा गांधी की करारी हार हुई। इस लोकसभा का आम चुनाव में जनता पार्टी व उसके सहयोगी दलों को अच्छी सफलता मिली और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सहित सभी धर्मों की अन्य पिछड़ी जाति की जनसंख्या तथा उनकी शैक्षिक सामाजिक स्थिति की जांच कराने के लिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया। इस आयोग को देश भर जगह जगह सर्वे करके 2 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट को देना था। 19 दिसंबर 1980 को तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को सौंप दी। कांग्रेस की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें की और कोई जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे उस समय। साथियों, जो ज्ञानी जैल सिंह को सौंपी गई थी उस पर मंडल आयोग तत्कालीन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस आयोग द्वारा तैयार की गई अन्य पिछड़े वर्ग की नौकरियों में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए आसन देने की सिफारिश की गई थी। साथियों, इन वर्गों का शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, चूँकि प्रतिनिधित्व कम था, चाहे शैक्षणिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो या फिर मतलब उसका नौकरियों में हो, इनका प्रतिनिधित्व कम होने के कारण जब मंडल आयोग ने सिफारिश की थी कि इनकी गणना करा करके इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। 1990 में जनता दल व अन्य के गठबंधन वाली सरकार ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाली संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री वीपी सिंह साहब से मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। साथियों, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में भारी विरोध भी हुआ। जब वीपी सिंह की सरकार थी तो उन्होंने अधिसूचना जारी की कि इस समाज की, पिछड़े वर्ग के समाज की लोगों को जो बीपी मंडल आयोग ने सिफारिश की है उस सिफारिश के अनुसार इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन उनको ही समझाया गया, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को भी बताया गया कि ये तुम्हारे खिलाफ है। साथियों, वो सबसे ज़्यादा मंडल आयोग का जो विरोध किया था, चाहे वो इलाहाबाद हुआ हो, चाहे वो राजस्थान में हुआ हो, चाहे महाराष्ट्र में हुआ हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हुआ हो, चाहे बिहार में हुआ हो, सबसे ज़्यादा यदि विरोध किया गया तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने ही अपनी नासमझी में इस मंडल आयोग का बहिष्कार किया था। साथियों, इस घटना को आरक्षण विरोधी लोगों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। लगभग 2 वर्ष बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार के फैसले को सही ठहराया गया। जब सरकार इनका प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार हुई तो उनकी याचिका मनवादियों ने उस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में डाला। ठीक है, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 साल बाद हरी झंडी दे दी थी कि इस व्यवस्था को, इनका प्रतिनिधित्व को सही है। और जो मंडल आयोग ने सिफारिशें की हैं वो सिफारिशें बिल्कुल सही हैं। ये ओबीसी के लिए किया था, यहाँ बहुजन समाज के लिए किया था। साथ ही मंडल आयोग का गठन किया गया था और मंडल आयोग का अध्यक्ष वीपी मंडल को बनाया गया था, जो 1989 में स्वास्थ्य मंत्री हुए और 1980
1979 में वो स्वास्थ्य मंत्री थे। 1980 में जब मंडल आयोग की सिफारिशों को उन्होंने दिया था, मंडल आयोग को की जो सर्वे था उसकी रिपोर्ट को सौंपा गया था ज्ञानी जैल सिंह को। 2 वर्ष बाद माननीय उच्च न्यायालय ने भी उस सरकार के पक्ष में फैसला किया और बताया कि अन्य पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरी तथा शिक्षण संस्थान प्रवेश तथा पंचायती राज में चुनाव का आरक्षण लागू कर दिया जाए। ये जो पंचायती राज में भी रोटेशन व्यवस्था हो गई, ये मंडल आयोग की सिफारिश के बाद ही हुई थी। जो मंडल आयोग ने सर्वे किया था, सर्वे के अनुसार उन्होंने इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में पंचायती राज में भी प्रतिनिधित्व इनका कम पाया गया था, तो उन्होंने उसमें भी व्यवस्था कर दी गई थी, जिसके कारण देश की एक बड़ी आबादी का वो अधिकार मिल सके। अन्य पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए बीपी मंडल साहब का योगदान हमेशा यादगार रहेगा। वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का पता लगाने के लिए ओबीसी की जातिगत गणना कराने के लिए कई राज्यों में मांग की जा रही है। आज 27% ओबीसी को आरक्षण भी दिया जा रहा, और जबकि जनसंख्या के अनुपात में उनका अनुपात 54% है। इस देश में एक बड़ी विडम्बना है। विडम्बना क्या है कि जो व्यक्ति जिसकी संख्या भारी होने के बावजूद भी उसे सही प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा। संख्या है 54%, हिस्सेदारी 27%। ये बड़ी विडम्बना कब? जब बीपी मंडल ने मंडल आयोग की सिफारिशों को, मंडल आयोग की रिपोर्ट को सौंप करके, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट को सौंप करके सम्मानित साथियों इस यहाँ ऐसी व्यवस्था की, फिर भी उनको प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा भी था जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अन्य पिछड़ी जातियों में के राजनीतिक पुरोधा बीपी मंडल साहब 13 अप्रैल 1982 को हमारे बीच से परिनिर्मित हो गए। और उनकी सम्मान साथी जब परिनिर्मित हो गए, परिनिर्वाण प्राप्त हुई बीपी मंडल साहब, तो उनके सम्मान में 2001 में सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया। लेकिन अब वो डाक टिकट सिर्फ जीप पर चिपकाने ही लायक बची। मंडल आयोग, जबकि बीपी मंडल, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, जो उत्तर प्रदेश के ही निवासी थे, एक यादव जाति से थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, देश के स्वास्थ्य मंत्री थे और कई बार विधायक भी रहे। साथियों, जब उन्होंने अपने मंडल आयोग की सिफारिशों को किया, जो पिछड़ी वर्ग की जातियाँ थी जिनका शिक्षण संस्थाओं में, नौकरियों में और पंचायती राज व्यवस्था में उनको समान प्रतिनिधित्व नहीं था, उस व्यवस्था को लागू करने के लिए बीपी मंडल ने की अध्यक्षता में एक मंडल कमीशन जारी किया गया था। और मंडल कमीशन के साथ साथ मनोहर काशीराम ने कहा था, मंडल कमीशन जारी करो वरना कुर्सी खाली करो। ये मनोहर काशीराम साहब ने कहा था, क्या मंडल कमीशन जारी करो वरना कुर्सी खाली करो। और मंडल कमीशन का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य जो सर्वे था, जो रिपोर्ट आई थी, उसमें यही आई थी कि जो सरकारी संस्थाओं में, नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में, पंचायती राज व्यवस्था में जो अन्य पिछड़ी जातियाँ थीं उनका सही प्रतिनिधित्व नहीं था। उस सही प्रतिनिधित्व के लिए, उनको समान दर्जा देने के लिए, साथियों समान दर्जा देने के लिए आज मंडल कमीशन बुलाया गया था। आज हमारे देश की एक विडम्बना है। शिक्षा की बात आती है, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये 3 बातें बाबा साहब ने बताई थी अपने जीवन में कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? करते क्या हमारे समाज में? पहले संघर्ष करते हैं, फिर एक दूसरे की FIR करते हैं। आपने मेरी की, मैंने आपकी कर दी। एक दूसरे की FIR करेंगे, थाने जाएंगे, फिर वहाँ पुलिस की गालियाँ सुनेंगे, दोनों पक्षों को मारपीट भी करेंगे पुलिस वाले, उनसे पैसा भी लेंगे, फिर कहेंगे कि सुनो राजीनामा कर लो नहीं तुमको जेल भेज दूंगा, संगठित हो जाओ नहीं तुमको जेल भेज दूंगा। पहले संघर्ष कर लिया, फिर संगठन की बात आई, क्यों थाने में गए? जेल को सब डरते हैं, थाने गए। थाने साथियों संगठन हुए, वहाँ लिख कर के दिया कि आज से हम कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ठीक है, संघर्ष पहले हो गया, संगठित हुए। अब शिक्षा की बात कराती है।
फिर तो ये आएगा मौका मिलने पर, तुम मुझे देखा मैं तुझे देखा। लेकिन बाबा साहब ने जो कहा था उसका हम लोग आज उल्टा कर रहे हैं। छोटी 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 लड़ाइयों को लेकर के हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। बाबा साहब का सपना था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और उन्होंने कहा था कि इस व्यवस्था में हमारे समाज के बच्चे, जो वंचित समाज है, दबे कुचले हक वंचित मजलूमों के बच्चे जब तक पढ़ लिख कर वहाँ नहीं पहुँचेंगे जहाँ से देश की नीतियाँ बनती हैं, कहाँ पर, जहाँ से देश की नीतियाँ बनती हैं, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं होने वाला। ना ही इस देश को कोई सोने की चिड़िया बना सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो नीतियाँ, गलत नीतियाँ बनाएंगी, वो गलत नीतियाँ आप पर हावी होंगी, गलत नीतियाँ आप लाई जाएंगी, तो आपका क्या विकास होगा। तो बाबा साहब ने इसलिए कहा था कि जब तक दबे कुचले हक वंचित मजदूर मजलूमों के बच्चे वहाँ तक पढ़ लिख कर नहीं पहुँचेंगे जहाँ से देश की नीतियाँ बनती हैं, तब तक इस देश का विकास होने वाला नहीं। बाबा साहब ने शिक्षा की बात की थी। बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है। हाँ, कुछ नहीं। बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, आज हर व्यक्ति यदि शिक्षित होगा, सबको शिक्षा, सबको काम बनना कर दो निधराम। साथियों, यदि आप शिक्षित होंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे। इसलिए सरकार आपको आज दलिया खिला रही है, खाना खिला रही है, लेकिन शिक्षा नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? उनका सीधा उद्देश्य है कि आज तुम दलिया खा ली, खाना खा ली, लेकिन शिक्षा मत लो। क्यों? शिक्षित हो जाओगे तो कल आज सरकार से सवाल पूछोगे। इसलिए साथियों, मैं कहूँगा कि शिक्षा के समाज को शिक्षित किया जाए, शिक्षित करें, हम करें, आप करें। बाबा साहब ने एक चीज़ और कही थी कि ये बहुजन मेरे मरने के बाद बस इतना फर्ज निभा देना, ओ बहुजन मेरे मरने के बाद बस इतना फर्ज निभा देना, आय का अपनी भाग बीचमा मेरे मिशन के लिए लगा देना। तो बाबा साहब का जो मिशन था, जो मूवमेंट था, क्या था? बाबा साहब का मिशन मूवमेंट था कि जो दबे कुचले हक वंचित मजलूम समाज के बच्चे हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, शिक्षित किए जाए। शिक्षित करने के बाद इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और जब ये शिक्षित हो जाएंगे, नौकरियों में जाएंगे और देश की उस जगह बैठेंगे जहाँ से देश की अर्थव्यवस्था चलती है, जहाँ से देश की नीतियाँ चलती हैं, तब साथियों सही मायने में इनका विकास होगा, समाज के घर का विकास होगा, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। ये बाबा साहब की सोच थी। बाबा साहब ने कहा था कि ओ बहुजन मेरे मरने के बाद बस इतना फ़र्ज निभा देना, जिस कारवां को मैं लाया यहाँ तक आप पीछे नहीं मुड़ा देना, हो सके तो आगे बढ़ाना, वरना यहीं थमा देना। तो बाबा साहब ने अपने जीवन में यही हम लोगों को उपदेश दिया कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो। संघर्ष नहीं करोगे तो आज जिस जगह आप खड़े हैं, बाबा साहब उसके लिए लड़े हैं। आपके पास जो ये पेन है ना, ये बाबा साहब की देन है। आपके पास जो दौलत है, ये बाबा साहब की बदौलत है, किसी दूसरे की बदौलत नहीं है। और मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि आज सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा था कि ये 90%, 95% हिस्सा ये है और 5% हिस्सा ये है। 90% हिस्सा कौन है? ये जो दिन रात मेहनत कर रहा है, रगड़ता है, थकता है, सब कुछ होता है, लेकिन इनका इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जब 5% हिस्सा ऊपर आ जाता है, तो साथियों शासक कौन बन गया? ये वाला हिस्सा। ये हिस्सा कौन? जो 5% है, जो मुट्ठी भर लोग हैं। उन्होंने कहा था ये लड़ाई जो राजपाट की लड़ाई है, ये कौन लिए हैं? ये चंद मुट्ठी भर लोग इस पर आकर के थक जाते हैं। तो साथियों, हमें वो 5% हिस्सा बनना है, 95% में नहीं रहना है। 95% दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी इसे जब यूजलेस हो जाता तो फेंक दिया जाता है। तो इसी तरीके से जब 5% हिस्सा जो ऊपर इसका रखा हुआ है, यही इसमें दे रहा है, यही इस पर शासन कर रहा है। तो मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि हमें इसको ऐसा रखना है, चाहे इधर से भी देखो, चाहे इधर से देखो,
हमें बराबरी का हिस्सा चाहिए। इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना चाहिए। कैसे? कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा कर लेना है जिससे जो हिस्सा नीचे वाला है, जो हिस्सा नीचे वाला है, जो हिस्सा नीचे वाला है, इसको भी बराबरी का दर्जा मिल सके। साथियों, मेरे यहाँ एक नेताजी थे, तो जब चारपाई देखा होगा आपने, तो चारपाई में क्या होता है कि इधर उसका सर रहता है, इधर मतलब पैर रहते हैं, उसमें वो मजमान लगी रहती है, उस तरह लोग पैर करते हैं। तो क्या होता था कि जो भी ऊंची जाति का व्यक्ति था वो इधर बैठता था, और हमारे दबे कुचले वंचित समाज के लोग थे, पहले तो बैठते नहीं थे, और चूँकि जो कोई पढ़ा लिखा बैठ भी जाता था तो कहाँ, इधर की तरफ बैठता था। वो अपने आप में सोच लेता था कि मैं इनसे छोटा हूँ। तो मेरे यहाँ एक नेताजी थे, उन्होंने क्या किया कि चारपाई को सीधा भर दिया, चाहे इधर से बैठो चाहे इधर से बैठो, मतलब जिधर तकिया रख लो उधर सर, कोई वो नहीं। और दोनों तरफ उन्होंने तकिया रख दी, इधर भी तकिया रख दिया और इधर भी तकिया रख दिया, और बोल दिया जिसको जहाँ बैठना हो वो वहाँ बैठ जाए, ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा। तो इस तरीके से कई उदाहरण दे करके बाबा साहब ने समझाया, हमारे महापुरुषों ने समझाया, संत कबीरदास ने समझाया, गुरु रविदास ने समझाया, संत गाड़गी, पेरियार, ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने समझाया कि हमें किस तरीके से इनसे अपना हिस्सा बराबरी पर दर्जा लेना, हमें अपना विरोध भी जताना है और हमें हिस्सा लेना है। हमें सबसे बड़ी बात है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अनुपात में हमें इनसे हिस्सा लेना है। साथियों, ये ऐसे महापुरुषों ने हमें कई तरीके समझा करके इस समाज को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, इस तरीके से किया गया। और मैं युवाओं से भी कहता हूँ, जो हमारे साथी हैं, मैं युवाओं से कहता हूँ कि अपना भविष्य बनाओ, अपना भविष्य बनाओ, और भविष्य बनाने के लिए टाइम लगेगा। वो टाइम इधर उधर ना दे करके सीधा भविष्य बनाने के लिए आप टाइम दीजिए। ये मैगी नहीं है कोई 5 मिनट में बन के तैयार हो जाए और खा लिए चल गए। ये आपका भविष्य है, आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य, और आगे आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चों का भविष्य आपके भविष्य पर भी निर्भर करता सकती है, आपके संघर्ष पर निर्भर करेगी। यदि आपने सही तरीके से ये सही समय पर अपना सब भविष्य बना लिया तो साथियों ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। और यदि ये समय रहते आप नहीं संभल पाए तो यही आपके लिए दुखदायी भी हो सकता है। इसलिए यही मानना है, और बाबा साहब की जो संघर्ष किया, बाबा साहब की बदौलत हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, अपना बोल रहे हैं। और ये इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूँ, अभी नॉर्मल तरीके से मैंने बोला, और बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, दिन भर बोलूँगा तो कोई नहीं थकूँगा, क्योंकि इतिहास की जानकारी है, इतिहास मैंने पढ़ा है और पढ़ रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। तो मैं अपने बहुजन समाज के जो भी साथी हैं सबसे यही कहता हूँ कि आप जिस जगह आप रह रहे हैं, जिस जगह रह रहे हैं, उस जगह रहते हुए बाबा साहब के मिशन को, मूवमेंट को, कारवां को आप आगे बढ़ाइए। यदि आपने आज मिशन, मूवमेंट, कारवां को आगे नहीं बढ़ाया तो साथियों आज आपका मिशन भी ख़त्म होने की कगार पर पहुँच जाएगा। फिर आपके बच्चे आपसे कहेंगे कि मेरे बाबा तो बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ा करके हमारे बाप दादा को अच्छी ज़िंदगी जी, लेकिन मेरे बाप दादा इतने नालायक निकले जिन्होंने अपने हिस्से की लड़ाई को नहीं लड़ा, और मुझे आज वही उसी व्यवस्था में, नीच व्यवस्था में जीने को मजबूर कर दिया। साथियों, इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़िए, जहाँ भी हैं आप बाबा साहब के मिशन को, कारवां को आगे बढ़ाने के लिए लड़ें, बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ें, मौलिक अधिकारों के लिए लड़ें, संविधान को पढ़ कर के लड़ें। यदि आप संविधान पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आप ही नहीं, आपका समाज, आपका लड़का, आपका बेटा, आपकी बेटी, सभी आगे बढ़ कर के इस देश की हिस्सेदारी की मांग करेंगे। जय भीम साथियों।